आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। खबर दोपहर में आपका खैर मकदम है। आज बात करेंगे मॉनसून की वजह से पैदाशुदा सैलाबी सूरत हाल की। मुल्क के कई हिस्सों में बारिश और सैलाब से अवामी जिंदगी बेहाल है। जिंदगी की पटरी पानियों पर तैर रही है। लोग नकल मकानी भी कर रहे हैं। कहीं कश्तियों पर जिंदगी गुजार रहे हैं तो कहीं घरों से निकलना दो भर हो चुका है। आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासिर है। हैदराबाद, बिहार, देहरादून, गुजरात वगैरह में कोरोना से ज्यादा अब लोग सैलाब या पानी से परेशान हैं। बिहार में नदियों में उफान है। कई गांव डूब चुके हैं। लोग घरों से भागकर बेराहरो हो चुके हैं। न घर है न ठिकाना, सिर्फ मदद के भरोसे जिंदगी की कश्ती पानियों पर तैर रही है। हैदराबाद में भी सिर्फ 2 दिनों की बारिश ने जिंदगी को बेहाल कर रखा है। देहरादून में लैंडस्लाइड के वाकयात ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। सड़कें जाम हैं और आवाम परेशान है। इंतजार सिर्फ मदद का नहीं है बल्कि लोगों की आंखों में उन सियासी लीडरों का भी इंतजार है जिन्होंने उनसे अच्छी जिंदगी का वादा करके वोट हासिल किया था और सुनहरे सपने दिखाए थे। लोग अपनी आंखों में खौफ लिए खामोश हैं और जिंदगी मदहोश है। वहीं तेलंगाना में जनूब मगरिबी मानसून सरगर्म हो गया है, जिसकी वजह से पिछले 2 दिनों से वक्फे से बारिश हो रही है। कल रात हैदराबाद में हुई बारिश की वजह से शहर के बेशतर इलाके झील में तब्दील हो गए थे। अंबरपेट, काचीगुड़ा, गोलनाका, नागोल, हयातनगर, वनस्थलीपुरम में मूसलाधार बारिश हुई। मूसाराम बाग के इलाके में ब्रिज के ऊपर से बारिश का पानी बह रहा था, जिसकी वजह से इस इलाके में ट्रैफिक निजाम पूरी तरह से दरहम बरहम रहा। एलबी नगर, उपल में भी मूसलाधार बारिश हुई। हैदराबाद की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां 2 दिन की तेज़ बारिश की वजह से सैलाबी सूरत हाल इस तरह ओल्ड सिटी में ख़ास तौर से देखने को मिल रही है। लोगों को घरों से निकलने में परेशानी हो रही है। वहीं कई इलाकों से इस तरह की खबरें भी सामने आई जहां पर बिजली कटौती भी देखने को मिली। इस वजह से कई इलाकों में बिजली कटौती हुई कि किसी तरह का कोई वाक़या पेश ना आए, कोई हादसा पेश ना आए। तो कुछ जगहों पर फॉल्ट की वजह से भी बिजली की कटौती देखने को मिली। आपको बता दें, हैदराबाद को रेड अलर्ट पर रख दिया गया है। मजीद तेज बारिश की पेशेनगोई की गई है। ओल्ड सिटी अक्सर ही जब भी हैदराबाद में तेज बारिशें होती है तो ओल्ड सिटी अक्सर ही उससे मुतासिर होती है और गली कूचों में इस तरह से पानी जमा हो जाता है कि लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से घरों से बाहर पानी जमा हो गया है। अक्सर ही वाटर लॉगिंग की वजह से इस तरह के सूरत हाल पैदा होते हैं और मॉनसून में इस तरह के हालात देखने को मिलते हैं। हर मॉनसून में इस तरह के सूरत हाल पेश आते हैं, लेकिन बावजूद इसके मॉनसून का सीज़न जाने के बाद भी जहां पर काम करने की ज़रूरत है वहां पर इंतज़ामिया काम करती हुई नहीं दिखाई देती है और यही वजह है कि हर साल मॉनसून का सीज़न आते ही इस तरह की सिचुएशन से लोगों को गुजरना पड़ता है। वहीं बिहार के कई अजला में सैलाब का कहर जारी है। मुजफ्फरपुर के बूढ़ी गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर है, जिसकी वजह से कई गाँव में सैलाब की सी कैफियत है। मुतादिद गांव पानी में डूब गए हैं। खाने पीने और दीगर ज़रूरी लवाजमात की किल्लत की वजह से लोग नकल मकानी पर मजबूर हैं। SDRF की टीम इन इलाकों की निगरानी कर रही है। बिहार जो कि हर इस वक्त साल हम मौजूद हैं SDRF की टीम के साथ
मुजफ्फरपुर के बूढ़ी गंडक नदी में। और आप देखिए बूढ़ी गंडक नदी की विनाश लीला क्या है कि ये नदी के किनारे जितने भी मकान बने हुए हैं, यहाँ लगभग 300 ऐसे मकान हैं जो इसी तरीके से पानी में डूब गए हैं। और यहाँ के लोगों का जो लाइफ है वह काफ़ी इंडेंजर्ड हो गया है, ख़तरे में आ गया है। उन्हीं के रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ की टीम बनाई गई है। पदाधिकारी हमारे साथ है। क्या कुछ कैसे प्राथमिकताएं होती है आपको बचाने की सूचना पर? बाढ़ जैसे हालात में प्रशासन द्वारा सूचना मिलता है कि इस इलाके में पानी घुस गया है और जो ग्रामीण है वो अस्त व्यस्त हो रहे हैं, तो उनको निकालना निहायत ही ज़रूरी होता है। उसमें से सबसे पहले जो बुजुर्ग हैं और जो प्रेग्नेंट महिला है, गर्भवती महिला है, उनको सबसे पहले प्राथमिकता दिया जाता है। उसके बाद बच्चों को, फिर बाकी बुजुर्ग को लाया जाता है। इस सभी को साथ प्राथमिकता के साथ उनको निकाला जाता है और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाता है, ऊंचे जगह पे, जहां पे कि उनको सरकार की हर प्रकार की सुविधा मिल सके, उन जगह पर पहुंचाया जाता है। अभी हम लोग बूढ़ी गंडक नदी में जिस इलाके में घूम रहे हैं, तो क्या है यहाँ, क्या हालात है? आप लोग तो सर्वे किए हैं। यहाँ पे कई घर है या गांव बोला जाए, जो कि पूरा माना जाए कि एक मंजिल तक जो है ना वो डूब चुका है। और जो घर वाले हैं वो जिनके पास छत है, ऊपर वाले छत पे, या कुछ लोग खुले में ही जीवन अपना बसर कर रहे हैं। ग्रामीण पहले ही सुरक्षित जगह पे पहुंच चुका है। प्रशासन की तरफ से या हमारे द्वारा नहीं कुछ सुरक्षित स्थानों पे पहुंचाया गया, इसलिए कि वो खुद ही सुरक्षित जगह पर पहुंच गया है। उनको पहले से मालूम है कि यदि पानी आता है, वो पूरा जागरूक हैं, वो लोग पूरी तरह से जागरूक हैं और पानी जो देखता है बढ़ता है तो अपने सुरक्षित जगह पे पहुंच जाते हैं। लेकिन फिर भी अलर्ट है आप लोग? हम लोग अलर्ट हैं, 24 घंटा अलर्ट हैं। जब भी सूचना मिलेगा, हमारी पास 8 बोट है और तैयार है। 2 पिकअप वाहन पे 2 बोट, 2 बोट दोनों पिकअप पर तैयार है और 2 स्कॉर्पियो भी तैयार है जवान बैठने के लिए, ताकि तत्काल उस जगह पे पहुंचा जाए। तो एसडीआरएफ के जवान, ये मंडल जी थे, इन्होंने बताया। आप देखिए ये पीछे जितने भी मकान हैं, ये जितने भी पक्के मकान हैं, कुछ झोपड़ियाँ हैं, ये तमाम नदी में डूबे हुए हैं। ये है त्रासदी की स्थिति और उन्हें राहत दिलाने के लिए एसडीआरएफ की टीम लगातार दिन रात मेहनत कर रही है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। बिहार से हमारे नुमाइंदे प्रफुल्ल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल, सबसे पहले तो पिछले 24 घंटे में क्या कुछ सूरत हाल है बिहार की? जी, मैं आपको बता दूं कि लगातार जून महीने से ही, क्योंकि बारिश जो थी वो मानसून के पहले ही आई है और लगातार ये चौथी बार स्थिति ऐसी बनी है जिले में। और बाकी अन्य क्षेत्र, उत्तर बिहार की बात मैं करूं तो चौथी बार ऐसी स्थिति बनी है जो बाढ़ से लोग करा रहे हैं और बाढ़ की स्थिति है। मैं बता दूं कि वो बूढ़ी गंडक और गंडक नदी, इसके अलावा नेपाल से सटे जितने भी पहाड़ी नदियां हैं वो सभी उफान पे हैं। और अभी फिलहाल 24 घंटे से बारिश कुछ कम हुई है, तो हालात जो है सामान्य होने के आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच लगातार 4 बार लोगों ने बाढ़ का कहर झेला और बाढ़ भी ऐसी स्थिति में थी कि गांव का गांव जो डूब गया था और लोग जो थे, कुछ लोग अगर वो ऊंचे स्थान की ओर पलायन भी कर गए हैं। तो पूरे जिले की बात करूं या उत्तर बिहार की बात करूं तो पश्चिम चंपारण, मोतिहारी और मुजफ्फरपुर के अलावा गोपालगंज का जो इलाका है वो पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित हुआ है और काफी लोग, लाखों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। फिलहाल स्थिति ये है कि हालात धीरे धीरे सामान्य होने के आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है वो पूरी तरह से हालात सामान्य हुआ नहीं है और लोगों की परेशानी जो है वो जस की तरफ बनी हुई है। इस बीच मैं आपको बता दूं कि जो प्रशासनिक स्तर पे जो तैयारी की जाती है, उन तैयारियों की पोल भी खुली है, क्योंकि प्रशासनिक स्तर पे कोई भी टीम या जो है राहत का जो काम होता है वो जमीनी स्तर पे देखने को नहीं मिला है और लोग बाढ़ से हलकान है। मझौलिया की बेतिया जिले की अगर बात की जाए, पश्चिम चंपारण जिले की बात की जाए, तो पश्चिम चंपारण जिले के लगभग 18 प्रखंड क्षेत्र है। 18 प्रखंड में से लगभग 10 ऐसे प्रखंड है जो बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। और सीमावर्ती जो मैनाटार या सिक्टा का प्रखंड क्षेत्र का आता है, मझौलिया और चनपटिया की बात करें तो हर प्रखंड क्षेत्र में लगभग हालात एक जैसे ही हैं। गांव का गांव डूब गया था और डूब चुका था और लोगों की परेशानी काफी बढ़ी हुई है। लोग सड़क पे और बांध पे शरण लिए हुए थे, तंबू लगाकर लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और ये अब उम्मीद जता रहे हैं कि अगर फिर से बारिश होती है तो फिर से वैसे ही हालात लोगों को देखना पड़ेगा। लिहाजा अभी धीरे धीरे हालात जो है वो सामान्य होता दिख रहा है। जी, वहीं माली नुकसान तो बहुत हुआ प्रफुल्ल, लेकिन गवर्नमेंट ने डेटा प्रोवाइड किया हो कि जानी नुकसान कितना हुआ है?
जी सरकारी आंकड़ा इस तरह का कुछ अभी सामने नहीं आया है। लोग बात कर रहे हैं, जिला प्रशासन ये दावा कर रही है कि जो भी राहत का काम है वो वितरित किया गया है, लेकिन गांव की संख्या बात करें तो प्रखंड 10 प्रखंड क्षेत्र की में जितने भी दर्जनों सैकड़ों गांव हैं वो प्रभावित हुए और लाखों की आबादी इससे प्रभावित हुई है। जान माल का नुकसान भी पिछले करीब 1 माह के अंदर डूबने से इस जिले में लगभग 13 से 14 लोगों की मौत भी हुई है और घर अनाज सबसे ज्यादा फसल बर्बाद हुए हैं। ये चूंकि गन्ना और धान के लिए जाना जाता है, यहाँ प्रमुख फसल जो है वो गन्ना धान है, जिससे लोग अपना जीवन यापन करते हैं साल भर खेती करने के बाद। लेकिन वो फसल जो है वो हजारों एकड़ खेत का जो फसल है वो दोनों फसल बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। फसल डूब चुके हैं, फसल काफी बर्बाद हुआ है। गन्ना का फसल जो है वो भी काफी कैश क्रॉप उसे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो गन्ना की खेती लोग करते हैं उससे ही साल भर जो चीनी मिल में गन्ना गिराते हैं और उससे जो कमाई होती है उससे उनका साल भर का अपना जीवन यापन चलता है। लेकिन इस बार जो है गन्ने की फसल काफी बर्बाद हुई और लोग मुआवजे की मांग भी लगातार कर रहे हैं। विपक्षी पार्टी जो है वो भी लगातार हमलावर है कि इस क्षेत्र को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाए और जो भी फसल बर्बाद हुआ है वो फसल क्षति लोगों को और किसानों को दिया जाए। प्रफुल्ल, वहीं बिहार जो है हर साल ही जब भी मानसून का सीजन आता है तो फ्लड जैसी सूरत हाल वहाँ पर पैदा होती है और लोगों को हर साल ही मानसून में इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो क्या ये सिर्फ कुदरती कहर इसको कहे या फिर कहीं ना कहीं जो बिहार की सरकार है वो भी नाकाम रहती है किसी वजह से, जो लोगों को इतनी परेशानियां होती है? जी बिल्कुल, सरकार की नाकामी निश्चित तौर से सरकार की नाकामी कही जा सकती है, क्योंकि हर साल बाढ़ आता है और लगभग 300 से 400 करोड़ का बजट होता है बाढ़ से निपटने के लिए। लेकिन अस्थायी समस्या जो है वो जो अस्थायी समस्या है इसका अस्थायी समाधान आज तक नहीं ढूंढा गया है और लोगों के लिए जो ये बाढ़ जो है वो अस्थायी परेशानी और अस्थायी मुसीबत बन गया है। हर साल लोग बाढ़ की विभीषिका झेलते हैं, बावजूद इसके सरकार द्वारा कोई ठोस पहल अभी तक नहीं की गई है कि इस बाढ़ से कैसे बचाया जाए। थोड़ा सा नेपाल होने का भी जो पड़ोस में नेपाल देश है उसका भी खामियाजा लोगों को, सीमावर्ती इलाके के लोगों को, तराई क्षेत्र के लोगों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि जब भी नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र में बारिश होती है तो वहाँ की नदियां जब उफान पे होती है तो वो पानी सीधा इधर ही प्रवेश करता है, इन क्षेत्रों में आता है। जिसके बाद इन क्षेत्रों की जो नदियां हैं जैसे बूढ़ी गंडक हो गई, सिकरहना हो गई, गंडक हो गई, उन नदियों में उफान आता है और उफान आने के बाद बड़ी तबाही यहाँ मचती है और सरकार जो है इसको लेकर कोई खास रणनीति अभी तक नहीं बना पाई है। दोनों देशों के बीच बातचीत कर इस समझौते को, इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। हाइडल बनाने की बात चल रही थी, लेकिन उस पर भी अभी काम जो है वो भी अधर में लुटका हुआ है। तो इस सरकारी स्तर पे और दोनों देश की सरकार और बिहार सरकार इस पर पहल करे तो इसका अस्थायी समाधान निकल सकता है, लेकिन ऐसा कुछ देखने में नहीं आ रहा है। योजनाएं बनाई जाती हैं लेकिन योजनाएं जो है वो अधर में लटक जाता है और लोग जो है वो हर साल बाढ़ की तबाही और विभीषिका झेलने को मजबूर हो जाते हैं। प्रफुल्ल, क्या वजह है कि सरकार जो है इस मामले को ज्यादा सीरियसली लेती हुई नहीं दिखाई देती है? हालांकि सियासत तो इस पर बहुत होती है, ऑपोजिशन भी इस मसले को उठाती है, बावजूद उसके ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जाते? जी देखिए, ये पूरा मामला जो है वो कहीं ना कहीं सियासत से जुड़ा हुआ है। सियासत जो है इस बाढ़ को लेकर सियासत भी होती है, लेकिन सियासत सिर्फ सियासत तक ही सीमित रह जाता है। लोगों को इसका कुछ फायदा जो है वो नहीं मिलता है। सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है। सरकार ये नहीं चाहती है, कह सकते हैं कि ये अगर नहीं चाहती है कि इसका अस्थायी समाधान हो तभी आज तक इसका अस्थायी समाधान नहीं हुआ। नहीं तो अगर सरकार की इच्छा शक्ति अगर मजबूत हो तो इस समस्या का समाधान भी निकाला जा सकता है। हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं राहत के नाम पे, कटाव निरोधी काम के नाम पे और बाढ़ रोधी काम के नाम पे किए जाते हैं, लेकिन वो सारे काम जो है बाढ़ के पानी में बह जाते हैं। जितने भी काम होते हैं वो सारे बह जाते हैं। रोड बनता है, पुलिया बनाए जाते हैं, लेकिन वो सब भी जो जब बाढ़ आती है, बाढ़ की विविधता लोग झेलते हैं, उस दौरान ये सारे काम जो है वो बह जाता है और फिर से अगले साल नए सिरे से फिर उसी काम को दोबारा किया जाता है और हर साल लोग बाढ़ की विविधता झेलते हैं। तो इसमें सरकार की इच्छा शक्ति की कमी स्पष्ट तौर पर नजर आती है कि अगर सरकार चाहे कि जो समस्या है जो हर साल लोग बाढ़ की विविधता झेलते हैं उसका अस्थायी समाधान निकाला जाए तो निश्चित तौर पर इसका अस्थायी समाधान हो सकता है। बिल्कुल प्रफुल्ल, जहां सरकार हर साल जो है नाकाम रह जाती है मानसून के इस सूरत हाल से निपटने के लिए, वहीं जो लोगों तक मदद भी पहुंचाई जाती है वो पूरी नहीं होती। कई लोगों का भी ये कहना है कि मदद सही से नहीं पहुंच रही है। अब अगर राशन पहुंचता भी है कुछ ब्लॉकों में तो वो काफ़ी नहीं होता, उस ब्लॉक के लिए जितने वहां पर लोग होते हैं उनके लिए बहुत ही कम पड़ जाता है।
जी बिल्कुल, स्थायी समाधान तो नहीं हो पाता है। लोग हर साल बाढ़ की विवेचना करते हैं। और राहत की बात करें तो राहत के नाम पे सूबे के सीएम जो है वो हवाई सर्वेक्षण जरूर करते हैं, लेकिन राहत लोग जमीन स्तर तक राहत नहीं पहुंच पाता है। राहत की बात करें तो यहाँ बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ लोग बाढ़। जी प्रफुल्ल, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। पटना से हमारे नुमाइंदे रवि नारायण बराह रास्त जुड़ चुके हैं। रवि, इस वक्त के क्या कुछ सूरत हाल है? उसका लगभग एक दर्जन जो जिले हैं वो बाढ़ से प्रभावित हैं और लोग जो हैं वो बांध पर आकर के शरण लिए हुए हैं वहाँ पे हालांकि कई जिलों में जिला प्रशासन ने कम्युनिटी किचन शुरुआत की है, वहाँ पे कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे हैं, लेकिन सूरत हाल जो है वो बहुत खराब है और लोग जो है वो परेशान हैं और जरूरत इस बात की है कि ज्यादा से ज्यादा वहाँ पे मदद पहुंचाई जाए। आज सुबह जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हवाई सर्वेक्षण के लिए यहाँ पटना से निकले हैं। पटना, नालंदा सहित तमाम जगहों पे वो हवाई सर्वेक्षण करेंगे, मुआयना करेंगे और उस अनुसार जो है अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देंगे। इससे पहले 2 बार और उन्होंने सर्वेक्षण किया है, लेकिन जिस ढंग से लगातार बाढ़ की जो स्थिति है वो बनी हुई है वो परेशानी वाला है। मौसम विभाग ने आज एक एहतियात जारी किया है कि यहाँ पे लगभग 15 ऐसे जिले हैं जहाँ पे कल से 72 घंटे तक बारिश हो सकती है। तो इसे लेकर के आपदा विभाग है वो भी पूरी तरह से तैयार है। कोशिश इस बात की है, जरूरत इस बात की है कि जहाँ पे बाढ़ ज्यादा है, जहाँ जो लोग ज्यादा प्रभावित है, वहाँ ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए। जी बिल्कुल रवि, सुविधा होनी चाहिए, लेकिन जहां पर लोगों का भी ये कहना है कि एक जगह से दूसरी जगह उनको जाना पड़ा, अपने घर छोड़कर दूसरी सेफ जगहों पर जाना पड़ा, लेकिन उसमें भी हुकूमत ने उतनी मदद नहीं की। लोग जो है खुद ही अपनी मदद से ही सेफ जगहों पर पहुंचे हैं। तो पूरी तरह से जिस तरह के दावे बिहार सरकार कर रही है उस तरह की मदद भी नहीं पहुंची है। जी बिल्कुल, और देखिए ये सबसे ज्यादा लोगों के लिए तकलीफदायक बात यही है कि एक जहां पे बाढ़ आई है वहां से अगर लोगों को बाहर जाना है अपने बच्चों को, परिवार को लेकर के, तो नाव तक नहीं है। वहां पे एक नाव है जहां पे पूरे गांव के बीच में वो कैसे जाएंगे बाहर। बांध पे भी अगर रहना है तो वहां पे शेल्टर होम नहीं है या अपने खुद से पॉलिथीन लगा करके लोग वहां पे रह रहे हैं। लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि गाँव में जो लोग रहते हैं उनके लिए उनका जो जानवर है वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है, वही उसकी पूरी पूंजी होती है। उसे देखने के लिए कुछ भी नहीं है। वहां से विभाग की तरफ से दावे बहुत किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत जो है वो वहां पे सच्चाई दिखाई नहीं पड़ती है। जी बिल्कुल रवि, और वहीं कई गांव में मचान पर लोग रह रहे हैं, लेकिन ऐसे में ये भी मुद्दा आ जाता है कि उन तक खाना नहीं पहुंच पा रहा है सही से। कम्युनिटी किचन्स तो एस्टैब्लिश किए गए हैं, कई लोगों को फायदा भी हो रहा है, लेकिन जो गांव में फंसे हुए हैं, मचान पर रह रहे हैं, उन तक खाना सही से नहीं पहुंच पा रहा है। जी बिल्कुल, और देखिए ये हम लोगों की कोशिश भी है न्यूज 18 की कि लगातार वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लोगों से, प्रशासन से अपील भी कर रहे हैं कि वैसे जगहों पे जो सुदूर गांव का इलाका है, बिल्कुल इंटीरियर इलाका है, जो लोग अपने घर को छोड़ करके, अपने जानवर को छोड़ करके बाहर नहीं आ पा रहे हैं, वहां तक जो सुविधाएं हैं, राशन जो है वो मुहैया होनी चाहिए, क्योंकि उनके बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और कमर भर पानी में जो है पूरा घर डूबा हुआ है, उनके घर जो है वो तबाह हो गए हैं। ऐसे में उन लोगों की परेशानियां जो है वो ज्यादा बढ़ गई है। जरूरत इस बात की है कि जल्दी अगर वहां तक अगर सुविधाएं नहीं पहुंची तो परेशानियां बढ़ सकती हैं। वहीं रवि, जहां पर पूरा गांव जो है पानी में डूबा हुआ है और ब्लॉक जो है जहां पर आने जाने का रास्ता नहीं है, ऐसे में कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है बाहर जाने के लिए, तो सरकार ने चाहे एक नाव रखी हो या फिर वो भी नहीं, तो मेडिकल फैसिलिटीज के हवाले से भी लोगों को काफी दिक्कतें हैं। जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ी समस्या है। और आपको बताऊं कि देखिए बाढ़ के दिनों में जो सबसे ज्यादा समस्या होती है गांव में, कई जिलों से ये रिपोर्टें आई हैं कि वहां पे बाढ़ में उनके जो बच्चे हैं वो डूब गए हैं, रेस्क्यू ठीक से नहीं हो पा रहा है। सांप काटने का जो खबरें हैं वो कई जगहों जिलों से आई है, जहां पे परिजनों को सांप ने काटा है, वहां पे दवाइयां जो है वो उपलब्ध नहीं हुई है। तो मेडिकल फैसिलिटी जो है वो जब बाहर निकलने के लिए नाव की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो समझ सकते हैं कि मेडिकल फैसिलिटी जो है उन सुदूर गांवों
तक कैसे पहुंचेगी। जिला प्रशासन को बिल्कुल चाहिए कि वो तत्काल रूप से वहां पे कार्रवाई करे और वैसे जगहों पर जहां पे मेडिकल फैसिलिटी, राशन, तमाम चीजें नहीं पहुंची है वहां तक पहुंचाई जाए, क्योंकि आप देखिएगा कि एक तरफ वैक्सीनेशन भी चल रहा है और वैक्सीनेशन को लेकर के भी सरकार लगातार कह रही है कि वहां तक लोगों को वैक्सीनेशन लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बाढ़ जैसे हालात जिन जिलों में हुआ है वहां पे खाने की तबाही है, वहां पे मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, वैक्सीनेशन कहाँ से हो पाएगा। बिल्कुल प्रफुल्ल, वैक्सीनेशन भी जारी है लेकिन फ्लड की सूरत हाल है और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हम पैंडेमिक में है। फ्लड जरूर है लेकिन इससे कोरोना का खतरा भी कम नहीं हो रहा है। इंतजामिया को इसका नोटिस लेना चाहिए और तमाम तरह मेडिकल फैसिलिटीज लोगों तक पहुंचानी चाहिए। राहत रसानी के सारे काम अच्छे से होने चाहिए। रवि, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे संजय तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, जिस तरह से लगातार 2 दिन से तेज बारिश हैदराबाद में हुई, ओल्ड सिटी में काफी परेशानियां देखने को मिली। बिल्कुल मुनज़्ज़ा, और कल रात में काफी तेज बारिश हुई और सुबह 4 बजे तक जो बारिश लगातार होती रही तो अमूमन वैसे ही हालात बनने शुरू हो गए थे जैसे पिछले साल पूरा हैदराबाद जिस तरह से उसमें डूब गया था बाढ़ में। लेकिन हालांकि फिर उसके बाद 4 बजे के बाद जो है अपर साइक्लोनिक जो वो बेल्ट बना हुआ था वो थोड़ा सा यहाँ से वेस्ट साइड में हैदराबाद से पश्चिम की तरफ को खिसका है और उसकी वजह से जो है बारिश जो है वो हैदराबाद में रुक गई है। फिलहाल तो ये लोगों के लिए राहत का समय है। हालांकि कल रात में लोगों के घरों में पानी घुस गया, कई निचले इलाकों में पानी घुस गया, पुराने शहर में कई निचले इलाकों में, सरूर नगर में, बेगमपेट के निचले इलाकों में पानी घुस गया था। बेगमपेट एयरपोर्ट पर 65 मिलीमीटर से कम मतलब माफ कीजिएगा ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो ये जो तेज बारिश हुई और काफी समय तक बारिश होती रही उससे लोगों की परेशानियां बढ़ी थी। हालांकि अब थोड़ा सा बादल हटे हैं, मौसम खुला है और लोगों को थोड़ा राहत मिली है। जी मनोज, बिल्कुल लोगों को राहत मिली है। संजय, लेकिन हैदराबाद अलर्ट पर है। ऐसे में अगर बारिश फिर से तेज होती है और जिस तरह से ओल्ड सिटी में सूरत हाल हो रही है अगर वो बढ़ जाती हैं तो क्या सरकार जो है, इंतजामिया है, वो उनकी पूरी तैयारी है इस तरह के सूरत हाल से निपटने के लिए? मुनज़्ज़ा, दावे पिछले साल भी किए गए थे लेकिन हालात क्या हुआ था वो पूरे देश ने देखा हैदराबाद की। आज इस बार भी ये कहा गया कि हमने बहुत सारे सीवर लाइन साफ किए हैं और चीजों को ठीक किया है, लेकिन स्थितियां एक बारिश तेजी हुई और उसके बाद कई जगहों में पानी भरता हुआ हैदराबाद में नजर आया। तो सूरत हाल में तो कोई बहुत बदलाव नहीं है। सरकार के दावे अपनी जगह पे है लेकिन स्थितियां वैसे ही नजर आ रही हैं। अब ये सारा दारोमदार इस पे है कि बारिश ज्यादा होती है नहीं, अगर बारिश ज्यादा हुई तो फिर स्थितियां बिगड़ सकती है। अभी फिलहाल राहत की बात यह है कि जो अपर साइक्लोनिक स्टॉर्म का जो माहौल बना हुआ था वो थोड़ा सा वेस्ट साइड में खिसक गया है, यानी जो विकाराबाद है और मेरठ, जो मौसम विभाग ने अभी बोला है कि अब अगले 24 घंटे में हैदराबाद में छिटपिट बारिश होगी, ज्यादा तेज बारिश। बिल्कुल सूरत हाल कंट्रोल में दिखाई दे रही है हैदराबाद में। बेहद शुक्रिया संजय तिवारी आपका। देहरादून से हमारे नुमाइंदा भारती सकलानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देहरादून में मानसून के हवाले से क्या अपडेट? देखिए, इस वक्त अगर हम बात करें उत्तराखंड में मौसम की तो अगले 2-3 दिन के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से अलर्ट किया गया है। तेज बारिश की संभावनाएं जताई गई है, चाहे गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ही रीजन की हम बात करें। और आज भी जो है वो पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं। देहरादून की अगर मैं खासतौर पर बात करूँ, पहाड़ों में कुछ जिलों में बारिश जो है वो हो रही है। पिछले 2 दिनों में भी लगातार बारिश जो है वो देखने को मिली थी और अभी मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से 17 और 18 तारीख के लिए खास तौर पर ये कहा गया है कि तेज बारिश का अलर्ट रहने वाला है प्रदेश में। तो देखिए, मानसून सीजन है और इस दरमियान जो मानसून है वो पूरा एक्टिव हो गया है प्रदेश भर में और उसी के मद्देनजर ये अलर्ट। बिल्कुल भारती, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। नाज़रीन, मॉनसून ने जहां पर कई जगहों पर राहत भी लाई है, वहीं कई रियासतें पूरे मुल्क में ऐसी भी जहां पर मॉनसून की वजह से, तेज़ बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल हुई और लोगों की ज़िंदगी जो है काफ़ी दोबर हो गई और लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। बिहार की बात करें या फिर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना है। वहीं कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं रहेगा।
इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही है। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं।